नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो दंगल। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज दंगल है महाराष्ट्र में राज्यपाल के उस बयान को लेकर जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में दंगल हो गया है। दरअसल सियासी दंगल में शोर महाराष्ट्र में खूब हो रहा है। महाराष्ट्र में राज्यपाल कोश्यारी के उस एक बयान को उद्धव गुट ने ऐसा लपका कि मानो उन्हें संजीवनी मिल गई। अपनी पार्टी को बचाने में अब तक नाकाम रहे उद्धव ठाकरे ने कोश्यारी के बयान पर जोरदार प्रहार करते हुए मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। वहीं एनसीपी कांग्रेस भी राज्यपाल के खिलाफ हमलावर है, लेकिन गले की फांस बीजेपी के लिए बन गई है। सियासत महाराष्ट्र करनी है तो फिर राज्यपाल के बयान पर असहमति का बिजुल जा दिया। हालांकि राज्यपाल ने भी फिर सफाई दी, कहा उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। ऐसे में सीएम शिंदे ने क्या कुछ कहा, यह जानना भी दिलचस्प है। आज इस दंगल में हर खबर से करेंगे बाखबर, साथ ही इस बहस में जानेंगे कि आखिर राज्यपाल के बयान से कैसे महाराष्ट्र की सियासत में हाईटाइड आ गया है। लेकिन सबसे पहले आपको हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए पूरा विवाद आप समझिए। उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे और दंगल की शुरुआत करेंगे। यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। एक बयान, बवाल ही बवाल। शुक्रवार को जो सिलसिला शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल की टिप्पणी से सियासत में भूचाल है। हुआ यूं कि मुंबई के अंधेरी पश्चिम क्षेत्र में एक स्थानीय चौक का नाम दिवंगत शांति देवी चंपालाल कोठारी के नाम पर रखा गया। इसी कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे थे, लेकिन जो संबोधन में कहा गया वो आग की तरह फैल गया। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। कमान से निकले तीर की तरह बयान भी फुल स्पीड में मुंबई में घूमने लगा। अपनी पार्टी को बचाने के लिए जदोजहद कर रहे उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता से जोड़कर कुछ चुपते हुए सवाल पूछ डाले। सामने चुनाव है, आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा महाराष्ट्र महापालिका हो या अन्य सारी जो चुनाव आने वाले हैं, संस्था है उसका चुनाव आने वाला है, उसमें पोलराइजेशन करने के लिए इन्होंने बात कही है। ऐसे सबका मानना है मराठी गैर मराठी जो हिंदू यहाँ है उनमें भेद करे, मराठी लोगों का अपमान करे और जो भी मुंबई और ठाणे खास कर उनको पता है यहाँ सदियों से सारे लोग हिंदू इस रिश्ते से रह रहे हैं। ऐसे मौके पर संजय राउत का बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री इस वक्त तक उनका कोई अब तक वक्तव्य नहीं आया है। पूरे महाराष्ट्र में गुस्सा है एक प्रकार। एनसीपी तो एक कदम और आगे निकल गई। राज्यपाल के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतर आई। पहली बार हुआ है कि महामहिम गवर्नर साहब ने जो प्रांतों में भाषाओं में लोगों को झगड़े बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब से वो महाराष्ट्र में आए हैं कुछ न कुछ कहते रहते हैं जिससे लोगों की को दुख पहुंचता है, लोगों का अपमान होता है। मैं महामहिम राष्ट्रपति से विनती करती हूं कि इनको यहां से हटाया जाए। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र सरकार में साझेदार कांग्रेस भी सुर से सुर मिलाने लगी है। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल का बयान भी कुछ ऐसा था कि बीजेपी ने भी साथ छोड़ दिया।
कि मुंबई में मुंबईकरों का, मराठी लोगों का कोई भी अपमान करेगा ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी ने इस बारे में खेदजनक जो उनके बारे में वक्तव्य हुआ है उसका विपर्यास हुआ ऐसे स्टेटमेंट निकाली हुई है। मुझे लगता है कि सारे मीडिया को, सारे राज्य को उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और राज्यपाल महामहिम ने जो बात की है उस बात के बारे में वो कौन से परिस्थिति में बात की, क्यों बात की, इस बारे में भी जानकारी लेके लोगों के सामने लाने की जरूरत है। मामला ऐसा बड़ा कि राज्यपाल को बैकफुट पर आना पड़ा, उन्हें सफाई देनी पड़ी। मेरा मराठी लोगों को कम आंकने का कोई इरादा नहीं था। मैंने केवल गुजरातियों और राजस्थानियों के योगदान पर बात की। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया, इसीलिए आज कई मराठी उद्यमी प्रसिद्ध हैं। कोश्यारी ने अपनी सफाई में कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन कहते हैं कि सियासत में बयान तोल मोल कर ही बोलने चाहिए। राज्यपाल जी का जो बयान है उसमें हम लोग सहमत नहीं है। हमारी जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी की जो भूमिका मुंबई और मराठी मानुष के लिए है वही हमारी शिवसेना की भूमिका है। उनका वैयक्तिक जो उनके बयान है। राज्यपाल सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्या इसके बाद मामले पर पूर्ण विराम लग पाएगा या फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इस बयान के जरिए शिंदे गुट और बीजेपी के सामने मराठी कार्ड खेलकर परेशान करते रहेंगे? मुंबई से पारस धामा, साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। देखिए, कहते हैं कि सियासत में अगर बात निकली है तो फिर वो दूर तक जाती है और ये बात काफी दूर तक चली भी गई है। इसी पर आज दंगल करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। किशोर मासूम जी हैं, स्पोक्स पर्सन है आरपीआई के, महाराष्ट्र से लेकर केंद्र में बीजेपी के ये सहयोगी हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका स्वागत है। आज आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, शिवसेना का वो पक्ष रखेंगे, और इसके अलावा सूरज चौहान जी हैं जो एनसीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। लेकिन आज शुरुआत जो है किशोर मासूम जी मैं आपके साथ करूंगा कि बीजेपी के नेता फिलहाल हमारे साथ नहीं हैं और आप एनडीए के सहयोगी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि जो ये बात कही गई है कि अगर गुजरातियों का, राजस्थानियों का पैसा निकाल दिया जाए तो कुछ बचेगा नहीं, आपको नहीं लगता कि ये बयान जो है ये महाराठियों के लिए, महाराष्ट्र में जो रहते हैं वहां के लोग हैं लोकल, उनके लिए अपमानजनक बयान है? क्या सोचना है इस पर आपका? देखिए, ऐसा है कि इस जो बयान की अगर मैं बात करूं तो उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी ने तो ये बयान दिया नहीं है। अब जहां तक मामला है कि उनके अपमान का जो मामला आप बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी एक व्यक्ति की, समझो मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपकी वजह से चैनल की टीआरपी बहुत है और बहुत लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे एंकर की वो बदनामी हो गई, अपमान हो गया, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस, एनसीपी इस मुद्दे को खामाखा तूल दे रही है और इसको आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि दूसरा उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। अभी कल का आपने जो देखा, महामहिम राष्ट्रपति जी की एक जो अपमान किया गया था उसके मामले में तो उन्होंने वो सड़कों पर नहीं आए कि भाई अपने कम से कम सोनिया गांधी से सब लोग मिलकर कहें कि उनसे माफी मांगे। लेकिन इस बात को मुद्दा बनाना उनका एक मजबूरी है कि दूसरा मुद्दा उनके पास है नहीं। खुद वो भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी से रोज पूछताछ हो रही है ईडी के मामलों में, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मामले को इनको ऐसा मुद्दा मिला है और जो कि उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संगीत रागी जी, सवाल ये खड़ा होता है कि मुद्दा दिया किसने? देखिए, यहां तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी तारीफ करें तो किसी और की बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप ये बयान देते हैं कि अगर मराठियों का, गुजराती, राजस्थानियों का पैसा निकाल लिया जाए तो महाराष्ट्र से, मुंबई से वो आर्थिक राजधानी का तमगा छिड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप तंज तो कस रहे हैं। वो तंज आप कस रहे हैं और राज्यपाल जैसे पद पर एक व्यक्ति जो सुशोभित है, क्या उनके पद की गरिमा को देखते हुए ये शोभा देता है? वो भी तब जब बीजेपी के नेताओं के द्वारा ऑर्गेनाइज एक कार्यक्रम में वो जाते हैं, वहां ये बयान देते हैं और शुरुआत में नीतीश राणे उस बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक भारत की परंपरा है, जब कोई आपको हम जब आपके घर में बुलाएंगे, हम अपने यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी रहे, आप उसकी प्रशंसा ही करते हैं। तो जब भी कोई आपको बुलाता है, जिस परिवेश में आप जाते हैं, आप झारखंड आपको बुलाया जाता है तो झारखंड के राज्य की आप प्रशंसा करते हैं। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों की उसमें बुराई कर दी जाए। एक चीज़ हमको नहीं भूलना चाहिए कि जो गुजरात था वह महाराष्ट्र का ही हिस्सा था एक समय, और ये बहुत बाद में आकर के अलग राज्य हुआ है। आज भी जो 40% ट्रेड जो है
मुंबई को आप देखेंगे तो उसमें गुजराती लोगों का है, गुजराती और राजस्थानी लोगों को आप कह सकते हैं कि वो लोग ट्रेड में आज भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यदि उनकी प्रशंसा करते हैं कि आपका बहुत बड़ा योगदान है तो इसका मतलब है कि मराठी, हम ये मराठी अस्मिता और गुजराती अस्मिता, हम ये अखाड़े हमने क्यों बना रही है? ये भारत सबका है। ये जो शिवसेना, देखिए महाराष्ट्र को लेकर तो शिवसेना नहीं बनाया है। शिवसेना एक समय ऐसा था, शिवसेना का तो सोशलाइजेशन ही भारतीय जनता पार्टी के बाद हुआ है। 1990 में राम मंदिर मूवमेंट के बाद यदि आप देखेंगे कि शिवसेना के विचारधारा में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। नहीं तो पहले वो मराठी मानुस के नाम पर उत्तर भारतीयों के साथ क्या करते थे? राम मंदिर मूवमेंट के साथ जुड़ने पर ही उनका हिंदुत्व जो है वो पैन, आप जो बातें कह रहे हैं सर ठीक है, वो मेरे जन्म से पहले की बातें हैं। जब मैं खुद पैदा नहीं हुआ था, 32 साल में काफी कुछ दुनिया बदल गया। सवाल फिर यही है कि राजनीतिक व्यक्तियों को, मैं आऊंगा इसके बाद आनंद दुबे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल काउंटर कर ले रहा हूं मैं। अगर राजनीतिक व्यक्तियों को आप राज्यपाल जैसे पदों पर भेजते जो संवैधानिक पद है, तो क्या उन्हें उस प्रदेश के सेंटिमेंट्स का ख्याल नहीं रखना चाहिए? आप कहीं भी कार्यक्रम में गए हो, अगर आप ये कह देते हैं कि भाई अगर फलाने स्टेट के लोग निकल गए तो आपके स्टेट में कुछ बचेगा ही नहीं, आपकी जो आर्थिक राजधानी का तमगा है वो चला जाएगा। और जो लैंग्वेज की टोन थी वो भी सरकास्टिक थी, वो ऐसा नहीं था कि वो एक तारीफ करे थे, वो एक तरीके से तंज करने वाली टोन थी। मैंने वो देखा है, मैंने वो सुना है, और मैंने वो वीडियो भी इनफैक्ट देखा है। आने से पहले उसे बार बार मैं देख रहा था। अभी अपनी व्याख्या के आधार पर यदि आपको गलत लगता है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई कहना वैसा कोई जरूरी नहीं था। प्रशंसा दूसरे शब्दों में भी आप कर सकते थे, लेकिन उस प्रशंसा जिस प्रकार से उन्होंने किया उससे बच जाते तो बेहतर था। शब्दों का चयन, आपके साथ शब्दों का चयन गड़बड़ था। लेकिन इस पर इतना राजनीति करना, ये जानबूझ करके, जब आपको कुछ नहीं मिलता है ना, जब कोई बहुमूल्य चीजें नहीं मिलती है, कोई राजनीतिक विमर्श आप नहीं खड़ा करते, तो इसी को कहते हैं बात का बतंगड़ बना करके उसको आगे परोस। ठीक है, हमारे साथ आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, देखिए आपने संगीत रागी जी को सुना, क्योंकि बीजेपी के कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ नहीं है, उनके समर्थक या उनसे जुड़े हुए सहयोगी दल जो है वो हमारे साथ है, तो जो सवाल है वो हम पूछ रहे हैं। लेकिन यहां संगीत रागी जी कह रहे हैं कि शब्दों का चयन गलत हो गया, इतना बड़ा मामला नहीं है जितना बड़ा मामला आप बना रहे हैं, और क्योंकि आप लोग के पास मुद्दा नहीं है इसलिए आप लोग पुरानी शिवसेना वाले एजेंडे को आगे करके अपने लिए एक नई संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। शुभंकर जी, सबसे पहले तो शिवसेना क्या रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, ये प्रोफेसर साहब को ज्ञात नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र वीरों का प्रांत रहा है और साथ ही साथ दयालु भी रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई के विकास में सभी ने जरूर साथ दिया होगा, लेकिन क्या बिना मराठी के इसकी कल्पना की जा सकती है कि मुंबई और महाराष्ट्र का विकास इतने तेजी से हुआ हो और मुंबई देखते ही देखते देश की आर्थिक राजधानी बन गई? पहली बात। दूसरी बात कि जब कोई राज्यपाल किसी राज्य में आता है तो वह हमारा अभिभावक होता है, हमारा पालक होता है। उनकी जिम्मेदारी होती है राज्य के करोड़ों जनता की देखभाल और साथ ही साथ सरकार पर अंकुश लगाना। लेकिन यह राज्यपाल जी विशुद्ध रूप से राजनीति करते हैं। सिर्फ नाम के राज्यपाल हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई पद नहीं ले रखा है, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को मदद न हो। आपको याद होगा शुभंकर जी, कुछ ही महीने पहले की बात है, यही राज्यपाल जी हमारी जो माता है सावित्रीबाई फुले जी, उनका इन्होंने अपमान किया था। ये वही राज्यपाल जी हैं जिन्होंने कहा कि मुंबई और थाना के यदि गुजराती मारवाड़ी को यहाँ के पैसे लेकर कहीं दूर भेज दें तो यहाँ तो पैसे ही नहीं बचेंगे, ये आर्थिक राजधानी ही नहीं बचेगी। आप क्या करना चाहते हैं? आप प्रांत प्रांत में लड़ाई करवाना चाहते हैं? आप दो समुदायों को लड़ाना चाहते हैं? अरे राज्यपाल महोदय साहब, आप पहले इतिहास जानिए। मुंबई में सभी जाति धर्म रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है। पूरे बताइए भारत में कोई ऐसा राज्य बताइए जिसमें पूरे देश का हर नागरिक रहता हो? नहीं है, केवल महाराष्ट्र है, केवल मुंबई है जहां पर पूरे भारत का कोई न कोई राज्य का व्यक्ति यहां रहता है, अपना पालन पोषण करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग दयालु हैं, यहाँ के लोग वीर हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आनंद दुबे जी, अब देखिए आप जो बात कह रहे हैं, संगीत रागी जी यही कह रहे थे कि 1990 के बाद ये दयालुपन आप में आया। पहले आप लोग दयालु नहीं थे, पहले आप लोग को नैतिक अधिकार नहीं है ये सब बात कहने का। बाकी पार्टियां कहें वो ठीक है, आपको अधिकार नहीं। ये बात संगीत रागी देखिए सर हिला हिला कर कह रहे हैं बार बार। देखिए 1966 में
जब सूरज जी मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। तो हिंदुत्व के नाम पर बनी थी और बाला साहब ठाकरे 80 आते आते 90 आते आते हिंदू हृदय सम्राट हो चुके थे। पूरे भारत में उनकी जय जयकार होती थी और यही देखकर भारतीय जनता पार्टी लालच में महाराष्ट्र में शिवसेना की पिछलग्गू बनी, शिवसेना के पीछे चली और उन्होंने कहा कि हाँ भले पूरे देश में हमारे छोटे भाई होंगे लेकिन आप महाराष्ट्र में हमारे बड़े भाई होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास शक्ति है, आपके पास विचारधारा है। चीजें बदल जाती हैं, आप नहीं समझ पाए तो ये समस्या सर देखिए वक्त के साथ इंसान को अपडेट करना होता है। महाराष्ट्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी ले ले, ये स्वाभाविक सी कोई सर देखिए ये भी आप गलत बात कह रहे हैं। दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली में बैठकर अगर महाराष्ट्र की बात नहीं कर सकते ये भी गलत बात है, क्योंकि आजकल देश दुनिया में हर आदमी घूम रहा है, वहां जान रहा है, सोशल मीडिया के जरिए कनेक्ट है, लोगों से बात होती है। सही जानकारी। सूरज चौहान जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए आप जो कह रहे हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल की तरफ से जो कुछ कहा गया उसको लेकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही है। यहां तक कि भगत सिंह कोश्यारी खुद कह रहे हैं कि मैं किसी की प्रशंसा करना चाह रहा था, शायद शब्दों का चयन गलत हो गया, या उस बयान को लेकर वो खुद खेद जता चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से यह मामला बढ़ाया जा रहा है, क्या ये मराठी अस्मिता का वाकई में विषय है या मुद्दों का भाव है? क्योंकि सब कुछ हाथों हाथ निकल गया तो एक बड़ा मौका दिख रहा है जिसके जरिए सियासत को फिर से चमकाया जा सकता है। अगर एक बार आपसे गलती होती है तो उसको गलती समझते हैं। अगर आप बार बार जानबूझकर लोगों को उस्काने का, उसको कम दिखाने का काम कर रहे हो तो गलती नहीं होती, वो जानबूझकर आप किया हुआ एक प्रयास होता है। राज्यपाल महोदय की तरफ से एक बार नहीं, ये तीसरी बार है महाराष्ट्र के लोगों को, महाराष्ट्र के महापुरुषों को नीचा दिखाने का काम उनकी तरफ से किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सावित्रीबाई फुले हो, महात्मा ज्योतिराव फुले हो, या आज मराठी मानुष का स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम उनकी तरफ से किया गया है। अगर आप एक बार करते हो तो हम लोग समझ सकते हैं कि उसको ये गलती हो सकती है, मगर जानबूझ के प्रयास को गलती नहीं समझते, इसको गुनाह समझते हैं। इसलिए हमारी मांग है ये राज्यपाल को यहाँ से हटाया जाए, दूसरे नए कोई भी हो जो संवैधानिक पद पर बैठकर लोकशाही के तहत उन्होंने राज्य करना चाहिए। अगर आप एक पद पे बैठते हो जो संवैधानिक पद है, उस पद की एक गरिमा है, उस गरिमा को आप खराब करने का काम कर रहे हो। उस पद पर बैठकर आप एक पार्टी का एजेंडा चलाने का काम कर रहे हो। आप नाम के राज्यपाल हो, पूरा काम बीजेपी का कर रहे हो। ठीक है, मैं संगीत रागी जी एक बार मैं आपके पास आऊंगा। देखिए बहुत इन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मुझे वो बयान याद है जब उद्धव ठाकरे से भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि आप कहीं सेक्युलर तो नहीं हो रहे हैं। राज्यपाल जो पद है वो एक संवैधानिक पद है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड बीजेपी का है, लेकिन उस पद की एक गरिमा है, वो निष्पक्ष है, वहां सर आप सबको बराबर की नजर से देखते हैं। अगर राज्यपाल पहली मर्तबा ये नहीं करे, ये कई मर्तबा हो चुका, कई सारे उदाहरण शिवसेना ने, एनसीपी ने गिनाए हैं, ऐसे में जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि ये कार्रवाई की जाए, इससे कितना सहमत असहमत आप हैं? देखिए दो बातें हैं, मैं इसका एक विश्लेषण कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार जी की पार्टी और उद्धव ठाकरे जी की पार्टी जो शिवसेना मूल है या नहीं रहा है, जी मैं आपने थोड़ा अतिरिक्त जोर दिया इस बात। हाँ, मैंने जानबूझ करके ये ऐसा कर रहा हूँ। ये राजनीतिक खुंदक निकाल रहे हैं, चूंकि महाराष्ट्र की राजनीति के हाशिए पर अब ये चले गए हैं। इनको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो उनका वजूद था वो वजूद उनको छीन लिया गया है। मातोश्री का जो वो इम्पोर्टेंस था, मातोश्री को जितना महत्व इनको बढ़ाना चाहिए, तो कोई होता है कि अपने पिता की लेगेसी को और ऊपर ले जाता है। उद्धव ठाकरे ने अपने पिता की लेगेसी को भी नहीं, आप इसे उद्धव ठाकरे केंद्रित क्यों करें? क्योंकि आज ये मामले, मैं आपको बोलने दूंगा सर, लेकिन आज ये मामला पहले कांग्रेस ने उठाया, फिर एनसीपी ने, उसके बाद शिवसेना आई है। मैंने कहा कि ये तीनों पार्टियां, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इससे असहमति जताई है, सिर्फ उद्धव ठाकरे ने नहीं है, सभी ने असहमति जताई है। लेकिन शुरुआत में नीतीश राणे ने कहा कि उनके बयान में गलत मतलब निकाला गया, मामला बढ़ने के बाद मेरे पास नाम भी है, आशीष शेलर ने पहला कंडेम किया। हाँ, नहीं कंडेम नहीं किया, उन्होंने असहमति जताई। देखिए कंडेम करना और असहमति जताने, मैंने कहा तो अभी आनंद जी बोल रहे थे और आनंद जी ने कहा कि यह राज्यपाल, ये तू तड़ाक की भाषा है। मैं जरूर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जुड़ गए, मैं आपके पास आ रहा हूं सर, मैं आपको पूरा समय दूंगा इस बात को लेकर। रामदास आठवले जी, आपका आज तक पर स्वागत है। भगत सिंह कोश्यारी जी की तरफ से एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि अगर गुजरातियों का, राजस्थानियों के, मारवाड़ियों का पैसा जो है हटा दिया जाए तो फिर आर्थिक राजधानी का तमगा जो है वो छिन जाएगा। इस बयान पर आपकी क्या सोच है सर?
मेरी सोच ये है कि मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी लोगों की राजधानी है, लेकिन मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी भी है। मुंबई में बहुत सारे उद्योग मतलब है, और जिस तरह मतलब 1 मई 1960 के पहले जो पूरा गुजरात था, ये गुजरात मुंबई प्रांत में था, उसकी मुंबई राजधानी थी। तो गुजराती लोग पहले से मुंबई प्रांत में रहते थे, मुंबई शहर में बहुत बड़ी संख्या में रहते थे। और मारवाड़ी समाज भी जो है, राजस्थानी समाज भी ये पूरे महाराष्ट्र में मतलब अपना छोटा मोटा धंधा करने के लिए जो बहुत सालों से 60-70 सालों से इधर आया है। तो माननीय महामहिम भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनके सम्मेलन में बोलते हुए बताया कि गुजराती लोगों का पैसा, मारवाड़ी लोगों का पैसा जो है मुंबई में लगा है, और ये बात सही है, इसमें कोई नकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मतलब इसी तरह की बात की है, इसका मतलब नहीं। तो आप इस बयान को सही मान रहे हैं सर? का विषय बिल्कुल नहीं है। आप इस बयान को सही मान रहे हैं कि अगर गुजरातियों का, मराठियों का पैसा निकल जाए तो फिर आर्थिक राजधानी का तमगा छिन जाएगा? हाँ, मतलब जो उन्होंने बोला है बात सही है कि भाई यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग जो है, ये बड़े बड़े उद्योग बाहर के लोगों के हैं, मराठी लोगों के भी है ही है। मराठी लोगों का योगदान तो मुंबई में है ही है, लेकिन बाकी के लोगों का भी योगदान नहीं नकारा जा सकता है। और मुंबई शहर ऐसा है कि पूरे देश के लोग मुंबई में रहते हैं, पूरे देश भर के, साउथ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के लोग, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहां आकर वहां पेट भरने का मौका मिलता है, धंधा करने का मौका मिलता है। नहीं, रामदास अठावले और मराठी लोगों ने सबको अपनाया है, मतलब मराठी लोगों का मन इतना बड़ा है। रामदास जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक की तारीफ करने के लिए किसी और को छोटा दिखाना, कई लोग ये कह रहे हैं कि आप राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, अगर आप वहां बैठे हैं, जिस राज्य में गए हैं, तो वहां के लोकल लोगों का सेंटीमेंट का ख्याल रखना चाहिए। और जिस तरह से आप समर्थन कर रहे हैं, ऐसे समर्थन तो बीजेपी वाले भी नहीं कर रहे सर। नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी समर्थन का विषय तो नहीं है, लेकिन वहाँ जिस तरह मुंबई में रहने वाले सभी लोग हैं, मतलब मेरा कहना यह है कि मुंबई में रहने वाले सभी लोग ही है, और मुंबई में रहने वाला महाराष्ट्र का आदमी है, मुंबई में रहने वाला मराठी लोगों का मित्र है, और इसीलिए मतलब उन्होंने उनके सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बोला होगा, लेकिन उसमें कोई मराठी लोगों का अपमान करने का विषय उसमें नहीं था। लेकिन इसका मिसअंडरस्टैंडिंग करके मुझे लगता है कि उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो जरूर इसके संबंध में सर, तो फिर ये शिवसेना, एनसीपी या कांग्रेस क्यों कह रही है कि कोश्यारी जी जब बोलते हैं तो उसमें होशियारी नहीं होती है? हाँ, मतलब नहीं, वो जो होशियारी बोलते हैं उसमें होशियारी नहीं होती है, ऐसा अगर कहना है तो ठीक बात है, लेकिन कोश्यारी जी बहुत होशियार है, और वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई दिनों से, मतलब हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल है, सभी लोगों से उनका संवाद होता है, बहुत सारे प्रोग्राम राज्यपाल भवन में होते हैं, इसके पहले कभी नहीं होते थे, बहुत सारे अवार्ड के फंक्शन है, अलग अलग लोग जाकर उनको मिलते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा इस विषय को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। विपक्ष वाले कह रहे हैं सर कि उनके अंदर से वो जो बीजेपी का नेता है वो रह रहकर निकल आता है सर, वो भूल जाते हैं वो संवैधानिक पद पर है। इससे पहले भी उद्धव जी से कहा था कि आप सेकुलर बन रहे हैं मंदिर खोलने को लेकर, इस बार भी उन्होंने कह दिया। तो ये एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना कह रही है क्यों भूल जाते कि वो एक संवैधानिक पद है, वो फिलहाल बीजेपी के नेता नहीं है, इस पद की गरिमा होती है। इस पर आप कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, नहीं ठीक है ना, वो बीजेपी के नेता थे, अभी नहीं है, बात सही है। अभी तो मतलब ये संवैधानिक पद है, राज्यपाल पद एक बहुत बड़ा जिम्मेदार पद होता है, और इतने दिनों में जो काम करते हैं उनको ऐसा पद मिलता है। तो इसी तरह वो पहले बीजेपी के नेता जरूर रहे हैं, लेकिन आज वो हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल है, आदरणीय राज्यपाल है, और उनका भी आदर करने की आवश्यकता है, और हर बार उनके बोलने का मतलब विपर्यास नहीं होना चाहिए। तो क्या आरपीआई भगत सिंह कोश्यारी के बयान के साथ खड़ी है? आपके बातों का ये मतलब निकाला जाए? हाँ, मतलब खड़ी है। मतलब मेरा कहना यह है कि इसमें कोई मराठी लोगों के अपमान की बात नहीं है, मराठी लोगों का तो योगदान ही है, लेकिन उसमें गुजराती लोगों की अगर बिजनेस देखा जाए तो गुजराती लोगों के, मारवाड़ी लोगों के बिजनेस ज्यादा है, इसलिए उन्होंने ये बात की है।
मराठी लोग भी आज बहुत बड़े एक्टिव बन गए हैं। बहुत सारे उद्योग में मराठी लोग है। अगर आप दुबई जाते हैं तो वहाँ मराठी लोगों के बिजनेस बहुत सारे है। बाहर भी आप जाते हैं, लंदन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, उधर भी हमारे मराठी लोग हैं। तो मराठी लोग भी आज बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने और भी ज्यादा आगे बढ़ने की तो फिर जो लोग कह रहे हैं सर कि केंद्र सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि उन्हें वापस बुला लिया जाए, पद से हटा दिया जाए, उन पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष मांग कर रहा है कि उन्हें केंद्र सरकार वापस बुला ले। हाँ ठीक है, अभी उनकी मांग होगी, लेकिन अभी वापस बुलाने का विषय नहीं जब तक उनका कार्यकाल पूरा होता नहीं है। कार्यकाल पूरा होने के बाद तो जाने वाले ही है, तो कार्यकाल होने तक वो मुंबई में ही रहेंगे, उनको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी, अब देखिए मुझे बड़ी हैरानी हो रही है सर, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्यपाल के विचार निजी हैं, हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, संविधान के दायरे में रहकर बोलना चाहिए। हम मुंबई के लिए मुंबईकर मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। अब सीएम जो है वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, कमोबेश यही बयान फडणवीस जी भी कह रहे हैं, लेकिन आप खुलकर समर्थन कर रहे हैं सर, तो ये थोड़ा समझ के परे है। नहीं, समर्थन मैं पूरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई कोश्यारी जी हमारे राज्यपाल जी है, आदरणीय है, और उन्होंने अलग भावना से उन्होंने अगर वो भावना व्यक्त की है तो मतलब उनके मत से पूरा सहमत होने का विषय नहीं है। लेकिन वहाँ जो दूसरे लोगों का भी योगदान है, ऐसा जो उन्होंने बोला है, मराठी लोगों का सबसे ज्यादा योगदान है, लेकिन गुजराती लोगों का, मारवाड़ी लोगों का भी जो योगदान कुछ है, ऐसा जो उन्होंने बोला है उसको एकदम नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ ले रहा हूं सर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी बोल रहे हैं जी, और देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे हैं, तो वो उनके साथ भी मैं हुई हूं, मतलब उनके साथ भी मैं हूं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल पूछ ले रहा हूं सर, इसके समापन के तौर पर जो ये पूरा बयान सामने आया, क्या रामदास अठावले को लगता है ये कहीं से मराठी लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट करने वाला है या नहीं है? बेवजह कैसे तूल देकर एक नया विवाद खड़ा किया जा रहा है? हाँ, मतलब जो स्टेटमेंट है उससे मराठी लोगों को थोड़ा सा मतलब सेंटीमेंट के माध्यम से मराठी लोगों को थोड़ा सा भावना विवश होने की, मतलब मराठी लोगों को थोड़ा कमीपन दिखाने का जरूर उसमें उसका अर्थ होता है। लेकिन इसीलिए मुझे लगता है कि भाई मराठी लोग जो है ये बहुत बड़े एक्टिव है, और मराठी लोगों की मुंबई है, महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और मुंबई पर सबसे ज्यादा अधिकार मराठी लोगों का है। तो ये सर अब तो आप दोनों, आपने दोनों बातें कह दी सर, फिर आपने कंफ्यूजन वाली स्टेट कर दी सर। आप सर थोड़ा दाएं बाएं हो गए सर। कहते हैं कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है, और आप तो बेबाकी से बोलने वाले व्यक्ति हैं। अब आप दोनों बातें कह रहे हैं सर, बैलेंस कर रहे हैं सर। अब आप जाते जाते नहीं बैलेंस कर रहे हैं, नहीं बैलेंस करना क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मुंबई में रहने वाले सभी लोगों को नहीं, ये इसलिए तो नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि बीजेपी साथ में नहीं खड़ी है। नहीं, बीजेपी साथ में नहीं का खड़ी है, लेकिन अभी मैं भी पूरा का खड़ा नहीं, मैं मराठी लोगों के साथ ज्यादा का खड़ा हूँ। अच्छा, थोड़ा ज्यादा इधर खड़े, थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा बहुत बार कुछ लोग जब थोड़ा सा कोश्यारी जी के साथ भी खड़े, जब उत्तर भारतीय लोगों को यहाँ से हटाना, नहीं थोड़ा सा खड़ा का विषय नहीं है, लेकिन जरूर कोश्यारी जी इसके संबंध में अपना बयान देंगे और इस विवाद को खत्म करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, आप शिवसेना पर कोई बात कह रहे थे, उसको पूरा कर दीजिए, फिर हम आपको शुक्रिया कर देंगे सर। कुछ कह रहे थे आप? नहीं, शिवसेना पर, शिवसेना भी जिस तरह शिवसेना बनी थी, बाला साहब ठाकरे जी ने जिस तरह शिवसेना बनाई थी, पहले तो मराठी मानुस के लिए शिवसेना काम करती थी, लेकिन बाद में शिवसेना ने उत्तर भारतीय विंग बनाई थी, गुजराती विंग बनाई थी, साउथ इंडिया के लोगों की विंग भी बनाई थी, और मुंबई में रहने वाले सभी लोगों को, सभी लोग हमारे लोग हैं, हमारे मराठी लोग हैं या हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं। इसी तरह की भूमिका शिवसेना की भी रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब जब उत्तर भारतीय लोगों का विरोध हुआ है, तब तब मैंने उसका सपोर्ट किया है कि भाई ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। उनको मुंबई आर्थिक राजधानी है, यहाँ सब लोग आने का अधिकार है, बाबा साहब के संविधान के मुताबिक कोई भी शहर में किसी को भी रहने का अधिकार है, और इसीलिए वो लोग इधर आए हैं।
और मराठी मानुस ने उनको अपनाया है, बड़े दिल से उनको यहाँ जगह दी है और बिजनेस का मौका भी उनको यहाँ दे दिया है। इसमें मराठी लोगों का बड़प्पन है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। आनंद दुबे जी, आप सुन रहे थे, आप पॉलिटिकल बैलेंसिंग तो जाते जाते कर दी गई, लेकिन शुरुआत में ऐसा लगा कि बड़े स्पष्ट तौर पर वो खड़े थे साथ में और उसको लेकर उनके पास कंटेंट भी था कि देखिए, चाहे ट्रेड की बात हो जो यहां संगीत रागी जी कह रहे थे, व्यापार की बात हो, अंबानी जैसे तमाम लोग जो यहां पर मौजूद हैं, कि उनका एक बड़ी हिस्सेदारी है, वो फैक्ट है, उसे आप नकार नहीं सकते हैं। उनके कार्यक्रम में गए थे, लाजमी है वहां गए तो वहां तारीफ कर दी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? ठीक है, हम किसी के कार्यक्रम में गए, उस जाति समाज के लोग संख्या में ज्यादा है, सम्मान कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई की तरक्की में यदि हमारे मराठी भाइयों का बड़ा योगदान है, तो साथ ही साथ हमारे गुजराती और मारवाड़ी भाइयों का भी छोटा सा ही योगदान सही, लेकिन उनका भी योगदान है। क्या यह बात शुभंकर जी आपको शोभा नहीं दे रही है? यह बात अगर महामहिम जी कहते तो लोग आदर और सम्मान करते कि नहीं यार, उन्होंने मराठी अस्मिता को पहले आगे रखा, उनका सम्मान किया और साथ ही साथ पर प्रांतियों को भी वही सम्मान दिलाया, क्योंकि उनके भी खून पसीने की एक मिट्टी जो है वो मुंबई और बाद में उन्होंने कहा कि मराठियों ने देखिए देश दुनिया में सम्मान बढ़ा रखा है, दुनिया भर में मराठियों का झंडा बुलंद है। नहीं, आप समझे नहीं, उनके जो कंटेंट थे, उनके जो कटाक्ष थे, वो केवल और केवल यही थे कि गुजराती और मराठी अगर यहां से चले जाएं तो मुंबई में फिर कुछ नहीं बचेगा, और मुंबई में जो मुंबई कर रहते हैं तो ऐसा बोल के उनको क्या मिलेगा सर? वो तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी बात तो गलत कोट कर दिया गया। मैं बता रहा हूं क्या मिलेगा। महामहिम जी विशुद्ध रूप से राजनीति व्यक्ति हैं, ठीक है, आज वो महामहिम है, हमारे राज्यपाल हैं, हम सब उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन बीच बीच में हर 2-4-6 महीने में उनकी कोई न कोई ऐसी टिप्पणी, कोई न कोई ऐसी भाषा, कोई न कोई ऐसा काम, 12 विधायकों को रोक के रखना, देखिए ये आपने असली बात निकाली। संविधानिक पद पर बैठे राज्यपाल महामहिम जी को क्या शोभा देता नहीं, तो ये कहीं इस वजह से तो नहीं सर, उन्होंने नहीं किया। सूरज जी मैं आपके पास आऊंगा, चिट्ठी लिख देते, लेकिन कहीं आनंद जी ये तो नहीं वजह थी कि आपकी सरकार जो नहीं है, आपको लगता है कि नहीं उसके लिए थोड़ा बहुत वो भी जिम्मेदार हो और उस वजह से आपको मौका मिले भाई बड़ा निकाल लेते? ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, हमारी सरकार और उनसे कोई लेन देन नहीं, लेकिन एक राज्यपाल से जो, एक अभिभावक से जो उम्मीद होती है, एक पालक से जो हम लोग को संरक्षण चाहिए होता है, वो हमें 2-2.5 सालों में नहीं मिला। हमने शंकर नारायण जी को देखा है, हमने जमीर साहब को देखा है, हमने शंकर दयाल शर्मा साहब को देखा है, महाराष्ट्र में बहुत बड़े बड़े महामहिम आके जा चुके हैं, लेकिन ये पहले ऐसे हैं जो केवल और केवल विवादों में रहते हैं। ठीक है, सूरज जी आपका रिएक्शन आपने सुना, रामदास आठवले जी को भी, संगीत रागी जी को भी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, उनको भी सुना आपने। बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए इस मुद्दे को जानबूझकर बड़ा बनाया जा रहा है। शिवसेना का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया, कहा कि देखिए 90 के दशक के पहले किस तरह से वो लोग थे, बाद में थोड़ा खुल गए, विचारधारा ओपन कर दिया। महाराष्ट्र में मराठियों का हिस्सा बड़ा है, लेकिन बाकी लोगों का हिस्सा है, उस बात को नकार नहीं सकते, और अगर किसी एक की तारीफ हो रही है तो उसका मतलब दूसरे की बुराई नहीं है। नहीं, हम लोग अगर किसी का योगदान है तो हम लोग उसको ना ने कभी नहीं बोला, हमने कभी नहीं बोला कि यहाँ पर गुजराती का योगदान नहीं, यहाँ पर मारवाड़ी का योगदान नहीं, मगर हमने ऐसा कभी उनको डोमिनेट नहीं किया कि आप हमसे पीछे हो, आप हमसे बराबर। यहाँ पर जो भी आता है, जो अपने अच्छे काम करता है, वो कर्म से यहाँ पर बड़ा होता है, और यहाँ पर मुंबई ने हर आदमी को पनाह दी है, मगर जानबूझकर कुछ लोग उस पर राजनीति करना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो और संवैधानिक पद पर बैठकर राजनीति आप खेल रहे हो, यह बात गलत है। आप एक बार कर रहे हो तो ठीक है, मगर हर बार जानबूझकर आप यहाँ आकर महाराष्ट्र के महामहिम बनकर महाराष्ट्र के महापुरुष को, महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम करने का, नीचा दिखाने का तो भगत सिंह कर रहे हो वो गलत है। सूरज जी आपने भगत सिंह कोश्यारी जी की सफाई को सुना था जो उन्होंने बाद में कहा? वो सफाई, मुझे लगता है कि उन्होंने माफी नहीं मांगी, उसमें खाली सफाई दी कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। नहीं, वो तो तारीफ कर रहे हैं सर, आप लोग की तारीफ कर रहे हैं, खुलकर मराठियों की तारीफ की है, अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कल मैं आपको देखिए, मैं पढ़कर भी सुना दे रहा हूं, देखिए मैंने केवल गुजरातियों और राजस्थानियों, देखिए यहां स्क्रीन पर चला दे रहे, राजस्थानियों के योगदान पर बात की थी। मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र, एक बार सिर्फ पढ़ लेता हूं मैं, मराठी लोगों ने मेहनत कर महाराष्ट्र का निर्माण किया, इसीलिए आज कई मराठी उद्यमी प्रसिद्ध हैं, ये उन्होंने कहा है। तो देखिए आप लोग की तो खुलकर तारीफ कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि मराठियों को लेकर उनके दिल में प्यार नहीं है। बहस जो उन्होंने लिखा है उसके ऊपर नहीं, जो उन्होंने बोला है उसके ऊपर बहस।
बाद में आपने क्या लिखा है, क्या बोला है, वो जरूरी नहीं। पहले आपने क्या बोला है उसके ऊपर बहस हो रही है। बहस क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उस प्रोग्राम में यह कहा था कि यहाँ से अगर गुजराती और मारवाड़ी लोग निकल जाएंगे तो मुंबई का कैपिटल, इसका महत्व कम हो जाएगा, मुंबई में ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, किशोर मासूम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। किशोर जी बोलिए। शुभंकर जी, मेरा ऐसा मानना है कि मुंबई महाराष्ट्र की शान है, देश का गौरव है। यहाँ पर हर कोई अपने सपने साकार करने के लिए आता है। आज मैं भी मुंबई में रहता हूँ, और आज अगर मैं उत्तर प्रदेश से गया हुआ मुंबई में रहता हूँ, आपके ही जिले से गया हूँ, लेकिन आज अगर मैं यहाँ स्टूडियो में आपके यहाँ बैठा हूँ तो मुंबई की बदौलत बैठा हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस का आज हृदय जो इतना दयालु दिख रहा है, जब एक विशेष तबके के लोगों पर राज ठाकरे के द्वारा उत्तर भारतीयों को पीटा जाता था, क्या उत्तर भारतीयों का मुंबई के विकास में योगदान नहीं था? इनकी सह पर जब वो वहां पर अत्याचार होते, गरीब लोगों को मारा जाता था, तभी लोग कहां जाते थे? आज इनका ठीक है, अभी जैसा कि हमारे माननीय अठारवे साहब ने भी कहा कि किसी का अपमान करने का तो सही लग रहा था। आप तो बीच की बात करें, वो तो कह रहे थे कि देखिए कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। नहीं, गलत नहीं कहा मतलब किसी की तारीफ करना कोई गलत नहीं है। उन्होंने मराठी समाज के प्रति भी कोई गलत नहीं बोला। अगर किसी की तारीफ करना, किसी को बड़ा दिखाकर या किसी को तारीफ करना किसी और को छोटा दिखाकर, क्या इसमें अंतर नहीं है? नहीं, देखिए, अगर किसी की तारीफ की जाती है तो बिल्कुल इसमें नहीं है कि दूसरे की इसमें बदनामी हो रही है और उनका अपमान हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उन्होंने उनके बारे में कहा है तो ऐसा नहीं कि मराठी के बारे में बोला है कि भाई उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके अस्तित्व पे सवाल उठाया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं संगीत रागी जी आपके पास आऊंगा, और यही बात जो यहाँ पर सूरज जी भी कह रहे हैं कि देखिए, एक सियासतदान जब ये सब हरकतें करता है तो उसके अपने एजेंडे होते हैं, उसकी अपनी मंशा होती है, एक टारगेट ऑडियंस होता है, वो सही है गलत है उस पर चर्चा विस्तार से हो सकती है। लेकिन जब महामहिम पद पर हम बात करते हैं तो उस पद को लेकर एक सम्मान होता है जी। राजनीति वहां से होना, और इस पर एक सवाल तो ये, और दूसरा ये जो आठवले जी ने जिस तरह से स्टैंड लिया, मुझे हैरानी हो रही कि उतना अच्छा स्टैंड तो आप लोग या बीजेपी वाले नहीं ले पा रहे सर, जो बीजेपी के समर्थक या बीजेपी की विचारधारा से थोड़ा प्रभावित नजर आते हैं। मुझे ऐसा उसमें कुछ नहीं लगा। देखिए पहली बात तो कि कोई राजनीतिक व्यक्ति है वहां पे, तो ऐसे बयान देने से उनको क्या फायदा हो? क्या जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, आज तो वो नहीं है, लेकिन क्या जिस पार्टी से वो जुड़े हुए रहे हैं, क्या ऐसी बात करके भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? ऐसा तो नहीं है। राजनीतिक बयानबाजी तब मानी जाती जब उनके बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता, जैसा लेकिन सेकुलर वाले में कहा था नहीं कि मंदिर अगर नहीं खुलेंगे तो आप सेकुलर बन गए। सेकुलर वाले बयान से वो एक ढंग से उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को एक्सपोज किया था उन्होंने। क्या ये राज्यपाल का काम था? नहीं, एक वो इनफॉर्मल बातचीत में थी, वो एक इनफॉर्मल बातचीत में थी। और फिर वही सवाल है कि क्या राज्यपाल, आप बोलिए, आप ही बोलेंगे, लेकिन क्या राज्यपाल जैसे पद पर बैठा व्यक्ति किसी मुख्यमंत्री को उसके एजेंडे के बारे में बताएगा या इस तरह से किसी और के बारे में कटाक्ष करेगा? ये सवाल फिर बड़ा होता है सर। आपको मैं बता दूं कि राज्यपाल का अधिकार है कि वो मुख्यमंत्री को सलाह दे, और साथ ही साथ वो यहां तक उनका अधिकार है कि विधानसभा को संबोधित करे। जब चाहेगा तब चाहे तो राज्यपाल संबोधित कर सकता है विधानसभा मतलब को। हिंदुत्व के रास्ते से भटकने को लेकर उन्हें करेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी दिया गया है। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए राजनीति तो आप कर रहे हैं कि राज्यपाल ने कहा कि हमारी ऐसी मंशा नहीं थी। जैसे अभी आनंद जी बोल रहे थे, आनंद जी ने कहा यह राज्यपाल, तो ये तो तू तड़ाके की भाषा है। लेकिन क्या आनंद जी, मुझे पूरा यकीन है जितने संभ्रांत व्यक्ति हैं आनंद जी, किसी भी तरीके से वो राज्यपाल को अपमानित करने के लिए भाषा नहीं प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन ये निकल गई यह राज्यपाल, ये भाषा थोड़ा सा गरिमापूर्ण नहीं भाषा है। तीसरी बात देखिए, ये मैंने शुरू में कहा कि कई बार वो तो और सूरज जी तो दो हाथ बढ़कर और कह रहे हैं कि कई बार अंदर की बातें निकल जाती है, तो आनंद जी की राजनीतिक खुंदक की बातें की तरफ से कोई संगीत जी नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल फिर पूछ रहा हूं। अगर ये बयान मिसकोट था तो बीजेपी की तरफ से नीतीश राणे ने शुरू में से जस्टिफाई क्यों किया? इसको लेकर इतना लंबा इंतजार क्यों किया गया? क्योंकि शाम को स्पष्टीकरण आया है, तब आया है जब इस मामले को लेकर शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों हल्ला बोल चुकी थी। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या बीजेपी के बाकी नेताओं ने कहा कि देखिए उनका निजी बयान हमें कोई लेना देना नहीं, जबकि ये कार्यक्रम बीजेपी के नेताओं द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया। ऐसा है कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप कोई बयान निकलता है तो उनको लगा होगा शुरू में कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर राजनीति की जाए, लेकिन
जब बाकी लोग राजनीति करने लगे तो उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया। और एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए मुंबई वाकई कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यदि आप उनके कारोबारी का हिसाब देखेंगे कि तो 90% कारोबारी जो हैं वो अलग से है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां के मराठी है। आप फिल्म इंडस्ट्री आप देख लीजिए, ऑटो चलाने वाले देख लीजिए, सिक्योरिटी बिजनेस में देख लीजिए। हो सकता है शब्दों का चयन गलत हो, लेकिन जो टेक्निकल पॉइंट है, जैसे अभी यहां पर कहा गया संगीत रागी जी की तरफ से कि ज्यादातर लोग वही हैं जो बाहर से आए हैं और वो आकर वहां पे मुंबई वासी बन गए, तो उस टेक्निकल पॉइंट पे वो जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि उनकी तारीफ करने में शब्दों का चयन गलत हो गया, बाकी राज्यपाल को अधिकार है। हो सकता है शब्दों का चयन गलत हो जाए, क्षमा मांगिए। क्षमा है, इस देश में इतना बड़ा शब्द है क्षमा, एक क्षमा मांगिए। राज्यपाल से आप क्षमा मांगने की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से बड़े होते हैं राज्यपाल? कमाल है शुभांकर जी। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता जो हमारी भगवान है, जो मतदाता है, जो राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाती है, आप उससे क्षमा नहीं मांग सकते? तब इतना बड़ा अगर अहंकार है तब हम कुछ नहीं कह सकते। संगीत रागी जी, हम कुछ नहीं कह सकते शुभांकर जी। देखिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता को क्या शिवसेना ने संभाल करके रखा? जिस अफजल खां के मजार पर चादर चढ़ाया जाता हो और वह भी शिवसेना के राज में चढ़ाया जाता हो, आप सोच सकते हैं? नहीं देखिए, ये तो फिर पॉलिटिकल बात है। मैंने कहा ना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? शरद पवार की पार्टी तो उन्हीं तत्वों के साथ खड़ी रही है हमेशा, और उन्हीं शरद पवार के साथ शिवसेना ने सत्ता में भागीदारी निभाई। ये तो ऐसा होने भी दिया। हो गया सर। नहीं, बीजेपी वर्सेस नहीं, मैं तो इसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने महाराष्ट्र अस्मिता की बात की, मराठी अस्मिता की बात। मराठी अस्मिता के प्रति कौन है? मराठी अस्मिता के प्रति तो शिवाजी है ना। क्या शिवाजी को आपने उतना सम्मान दिया जितना सम्मान देना चाहिए था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। संगीत रागी नहीं, आप सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल पे एक सेकंड आ रहा हूं सर। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने एक सवाल संगीत रागी जी, फिर घूम टहल कर वही आ रहा हूं मैं। क्या राजनीतिक व्यक्तियों को संवैधानिक पदों पर, क्योंकि हमने हाल फिलहाल में कई घटनाएं देखी हैं जहां राजनीतिक व्यक्ति संवैधानिक पद पर जाते हैं तो वो कई बार भूल जाते हैं कि वो संवैधानिक पद है, क्या उस पर बैठाया जाना चाहिए लगातार? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उनको अपनी मर्यादाओं का ख्याल लेना चाहिए कि ठीक है, एक दायरा है उस पद का, उसकी गरिमा बनाए रखें, राजनीतिक व्यक्ति हैं वो ठीक बात है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में इस मुद्दे पर बड़ी लंबी बहस हुई थी और ऐसा डॉक्टर अंबेडकर का भी उसमें बड़ा उल्लेख उन्होंने अपने कहा है इंटरवेंशन करते हुए इस पूरे डिबेट में डॉक्टर अंबेडकर कि ऐसा व्यक्ति हो वहां पर जो इसको गरिमापूर्ण तरीके से इसका ये कर। नहीं तो उन्होंने कहा था वी हैव प्रोड्यूस्ड फर्स्ट ग्रेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल लाभ हानि नहीं मिलता ना सर। कई बार अगर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति तो उससे कई सारे फायदे भी हो जाते हैं। देखिए, आप जब उस पद पर बैठते हैं तो आपसे यही उम्मीद की जाती है कि गरिमापूर्ण आचरण आप करेंगे और संविधान के नियमों का, संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी जैसे राष्ट्रपति को है वैसे ही राज्यपाल को संविधान के दायरे में रहकर के। सूरज चौहान जी, आपकी पार्टी पर भी कई आरोप संगीत रागी जी ने लगाए, लेकिन फिर यही सवाल मेरा आपसे भी, एक पॉलिटिकल पार्टी आप भी हैं, देश की बड़ी पार्टी हैं, क्या राजनीतिक व्यक्तियों को संवैधानिक पदों पर बिठाए जाने के बारे में सभी पार्टी सोचेगी? क्योंकि आए दिन ये देखने को मिलता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज उस पद को लेकर कमेंट कर देती हैं और कई बार उस पद पर बैठे व्यक्ति भी जो हैं वो थोड़ा सा शायद मर्यादा को, दायरे को लांघ जाते हैं, जिसके बाद सवाल जवाब शुरू हो जाता है। अगर आप संवैधानिक पद पर बैठते हो तो आपको आपके अधिकार मालूम होने चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र को साथ में लेकर करने का आपके एक तरीका होना चाहिए। आप संवैधानिक पद पर बैठकर पार्टी एजेंडा नहीं चलाना चाहिए। ये आज तक इस देश में होता रहा, मगर ये हमारे कोश्यारी जी कहां से आए पता नहीं। उन्होंने जब से या महाराष्ट्र में आए हैं, कहां से आए सर? मुख्यमंत्री थे इस देश के एक बड़े एक राज्य के, जो ठीक है जहां से भी आए हैं, उन्होंने यहाँ पर आने के बाद पॉलिटिकली एजेंडा चलाने का काम किया है। जब से वो महाराष्ट्र में आए हैं, राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी। देखिए सूरज जी, अब आपने भी वैसे ही कटाक्ष कर दिया। देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे और आपने भी उनको लेकर जिस लहजे में कहा, फिर उसको लेकर भी सवाल शुरू हो जाएंगे कि अब आपने हल्की इशारों में आप बिटवीन द लाइन्स खेल गए। नहीं, देखिए, ये बात अपने आप में स्पष्ट हो रहा है कि उनको महाराष्ट्र की अस्मिता को ठेस पहुंचे वो ज्यादा लेना देना नहीं है। ये उस पर राजनीति इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप उनका अपमान करेंगे सर? अभी तो जिस राज्य के आप लोग हैं वहां के वो महामहिम हैं, अभी तो उस कुर्सी पर हैं। वो हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारे महामहिम है, वो हमारा दुर्भाग्य है।
जो अरे आपकी पार्टी महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है, जो खराब करने का काम महामहिम की तरफ से हो रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं, जब कोश्यारी जी राज्यपाल बनकर के गए थे तो शिवसेना ने बड़ी प्रशंसा की थी, उद्धव ठाकरे जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की थी, शरद पवार जी ने बड़ी प्रशंसा की थी। सूरज जी, संगीत रागी जी कह रहे हैं कि यही कोश्यारी जी जब शुरुआत में आए थे तो आप लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन शरद पवार जी ने बड़ी प्रशंसा की थी, इसलिए अब आप लोग उन पर पर्सनल कटाक्ष कर रहे हैं। जी नहीं, तारीफ हमने की थी, अच्छे कामों की तारीफ हम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आप नहीं तो आप व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हैं सर उन पर। अब आप आनंद दुबे जी, हमारे राज्य की अस्मिता पर ठीक है, आप उस एक बात को लेकर कटाक्ष कर दीजिए, आप व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं सर। वो महामहिम अभी भी हैं और उस पद का एक सम्मान है, उस पद का एक गरिमा है, दायरा है। आनंद जी, सुभाकर जी, महामहिम का जन्मदिन हो, महामहिम का हालचाल लेना हो, उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी समय समय पर शिष्टाचार और संस्कार की सभी रीति रिवाज निभाते आए हैं। यहाँ तक उद्धव ठाकरे जी ने कहा था हमारे पिता समान है, तो देखिए ये हमारे नहीं तो, लेकिन आपने सूरज जी की बात को विरोध तो नहीं किया सर। अभी सूरज जी ने जो कहा वो उसका समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। अभी सूरज चौहान जी ने जो बातें कही उसका समर्थन करते हैं आप। 13 करोड़ जनता का अपमान करेंगे नहीं, इस पर पूरे कार्यक्रम में चर्चा की सर हमने, और हमने बिना लाग लपेट किए, बिना किसी, हम अपनी भावना कैसे कहें। ठीक है, अभी सूरज जी ने उनको लेकर जो व्यक्तिगत कटाक्ष किया, आप उससे सहमत हैं? देखिए सूरज जी की भावना ऐसी नहीं रही होगी। सूरज यही समस्या बस यही आ जाती है कि हर आदमी हर विषय का अपने अपने हिसाब से आकलन करते हैं सर। ठीक है, मैं समझ रहा हूं सर, यही बीजेपी भावना ला रही है, यही भावना शिवसेना ला रही है। हर व्यक्ति हर बात को अपने अपने हिसाब से बिटवीन द लाइंस पढ़ रहा है, समझ रहा है और समझाने की कोशिश कर रहा है। हमारी कोशिश थी इस बात को समझने की कि महाराष्ट्र की सियासत में हाई टाइड क्यों आया, क्या इस पद की गरिमा का ख्याल उनको भी रखना चाहिए जो बैठे हैं, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो व्यक्तिगत टिप्पणियां करें। कोशिश हमारी थी सवालों को पूछा जाए। फिलहाल दंगल में इतना ही, आप देखते रहिए आज तक।